ब्रिटिश टेलीविजन हिट सीरीज ब्लैक मिरर थर्सडे को नेटफ्लिक्स पर अपने 7वें सीजन के साथ रिलीज कर चुकी है। हर एक सीजन में ब्लैक मिरर में कुछ नए ऐसे फ्यूचरिस्टिक या डिस्टोपियन पहलुओं को ढूंढी जाती है जो हम आम नजरिए से देख नहीं पाते। ब्लैक मिरर हमेशा हमको एहसास कराती है कि हम कैसे अपने भविष्य में भूल चूक कर सकते हैं और कैसे इन्हें हम अभी से रोकने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम ब्लैक मिरर की सीरीज 7 का जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। कॉमन पीपल की कहानी शुरू होती है अमांडा और माइक वॉटर्स के एनिवर्सरी के दिन। अमांडा प्राइमरी स्कूल में साइंस पढ़ाती है और माइक एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है। शेन उसका कोवर्कर डमडमीज के ट्विस्टेड कंटेंट का फैन है। एक दिन अमांडा को क्लास में बेहोश होने के बाद डॉक्टर्स बताते हैं कि उसके दिमाग में एक ट्यूमर है। फिर माइक को रिवरमाइंड नाम की एक न्यूरोलॉजिकल टेक के बारे में पता चलता है जहां अमांडा के ब्रेन का बैकअप लेके ट्यूमर निकालकर उसके थॉट्स स्ट्रीम किए जाते हैं। कंडीशन ये है कि उसे ज्यादा सोना पड़ेगा और सर्वर्स के रेंज में रहना होगा ताकि उसके ब्रेन के डेटा को स्टोरेज की तरह इस्तेमाल किया जा सके। सर्जरी फ्री है लेकिन सर्विसेज का खर्चा सिर्फ $300 पर महीना है। माइक इस डील पे अग्री कर लेता है। उन्हें पहले पहले उनकी जिंदगी नॉर्मल लगती है लेकिन माइक को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। अमांडा धीरे धीरे और ज्यादा थकने लगती है। जब दोनों अपने शहर से बाहर जाते हैं अमांडा अचानक से बेहोश हो जाती है। पता चलता है कि उन्हें बाहर अपनी मर्जी से घूमने के लिए रिवरमाइंड प्लस चाहिए जिसका कॉस्ट $800 पर महीना है। तभी अमांडा इस काउंटी के बाहर जा सकती है। इस वजह से उनका रिलेशनशिप बिगड़ने लगता है। अमांडा बिना सोचे समझे कहीं भी प्रोडक्ट एड्स बोलने लगती है जिससे उसकी जॉब खतरे में पड़ जाती है। पैसा इकट्ठा करने माइक डमडमी स्ट्रीमर बन जाता है ताकि अमांडा को प्लस वर्जन पे शिफ्ट कर सके, लेकिन वो ज्यादा सोती रहती है और पूरा टाइम टायर्ड फील करने लगती है क्योंकि उसका ब्रेन सर्विस के काम आ रहा होता है। फिर गेनो नाम की शातिर एम्प्लॉय उन्हें रिवरमाइंड लक्स सजेस्ट करती है जहां अमांडा मूड और सेंसेस कंट्रोल कर सकती है, लेकिन वो ये सर्विस ज्यादा देर तक अफोर्ड नहीं कर पाते। माइक डमडमीज पे और एक्सट्रीम कंटेंट परफॉर्म करने लगता है और एनिवर्सरी के लिए लक्स अफोर्ड करता है। अमांडा काफी ज्यादा खुश होने लगती है लेकिन माइक को ये अननेचुरल लगता है। माइक और शेन के बीच उसका सीक्रेट बता देने की वजह से लड़ाई हो जाती है और शेन का पैर एक्सीडेंट में एक बड़ी मशीन के नीचे आ जाता है। माइक को काम से निकाल दिया जाता है और जब वो कपल बच्चा पैदा करने का प्लान करते हैं गेनोर उनसे $90 एक्स्ट्रा मांगती है। माइक गुस्से में निकल जाता है। 1 साल बाद वो अमांडा का फेवरेट क्रिब बेच देता है सिर्फ 30 मिनट के लक्स सब्सक्रिप्शन के लिए। अमांडा उठती है, लक्स से थोड़ा शांति महसूस करती है और कहती है कि उसे अब माइक जाने दे। जैसे ही लक्स टाइम खत्म होता है वो एड्स वापस से दोहराने लगती है और माइक काफी गम के साथ उसे मार देता है और फिर खुद भी अपनी जान ले लेता है। ये एपिसोड दिखाता है कैसे कॉर्पोरेट हमें एक चीज की लत लगा के हमें फिर एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। एपिसोड 2 मरिया नाम की एक औरत के इर्द गिर्द घूमती है जो एक बेकर है और के साथ रिलेशनशिप में है। मरिया डिटा नाम की स्वीट्स कंपनी के R&D डिपार्टमेंट में काम करती है और उसे नट एलर्जी है। टेस्ट टेस्ट के दौरान उसे अपनी पुरानी क्लासमेट वेरिटी दिखाई देती है जो उसके नए फ्लेवर को पसंद करती है जबकि बाकी लोगों ने इसे पहले ही ठुकरा दिया था। अब वेरिटी यहाँ रिसर्च असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रही है पर ये मरिया को पसंद नहीं आता और वो अपने घर पे की से इस बारे में बात करती है। स्कूल की पुरानी गॉसिप भी उसे याद आती है जब नैटली नाम की लड़की ने वेरिटी के बारे में एक प्रोफेसर के साथ अफेयर का एक फेक रूमर फैलाया था। वेरिटी जॉब ले लेती है और सबसे अच्छे से घुल मिल जाती है। मरिया को सब कुछ सस्पिशियस लगने लगता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। एक दिन मरिया के प्रोडक्ट में गलती हो जाती है और साथ ही उसका ईमेल भी बदल जाता है। अब मरिया को लगता है वेरिटी ने ही सब हैक किया है। मरिया नैटली से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर उसके हस्बैंड से उसे पता चलता है कि नैटली पहले ही मर चुकी है। उसने अपने मेंटल ब्रेकडाउन के बाद सुसाइड कर लिया था। फिर मरिया और वेरिटी के बीच कन्फ्रंटेशन होता है। वेरिटी लुइसा का आमंड मिल्क पी लेती है और मरिया पर इल्जाम लगाती है। सीसीटीवी फुटेज भी ये दिखाता है कि मरिया ने ही वो दूध पिया था जो उसकी नट एलर्जी से जस्टिफाइड नहीं होती है। सब मानते हैं कि मरिया झूठ बोल रही है। वेरिटी के गले का नेकलेस देख के मरिया को लगता है कि उससे ही सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। जब मरिया उस पर अटैक करती है तो उसे फायर कर दिया जाता है। रात को मरिया वेरिटी के घर जाती है। वेरिटी बताती है कि उसका नेकलेस फिंगरप्रिंट रिमोट है जो लोगों के रियलिटी को चेंज कर सकती है उसके कमांड से। उसने ये सब रिवेंज लेने के लिए किया था क्योंकि उसने हर रियलिटी ट्राई की और फिर भी वो खुश नहीं थी।
नैटली की मौत से पहले उसने वेरिटी को बताया था कि मरिया ने ही वो स्कूल वाली जोक स्टार्ट की थी। मरिया माफी मांगती है, लेकिन वेरिटी के मॉक करने पर दोनों लड़ पड़ते हैं। जब पुलिस आते हैं, मरिया गन ले लेती है और वेरिटी को गोली मार देती है। उसका फिंगरप्रिंट लेकर रिमोट इस्तेमाल करती है और रियलिटी चेंज करके वेरिटी की मौत को सुसाइड डिक्लेयर कर देती है। फिर वो और मॉडिफिकेशंस करती है और अंत में खुद को एम्प्रेस ऑफ द यूनिवर्स डिक्लेयर करती है। एपिसोड के अंत में मरिया रॉयल आउटफिट में होती है और सब उसका नाम जोर जोर से चीख रहे होते हैं। ये दिखाता है कैसे अनप्रेसिडेंटेड टेक्निकल पावर किसी गलत हाथों में जाने से कितना कुछ गलत हो सकता है। एपिसोड 3 स्टार्ट होता है 1940s की एक फिल्म होटल रेवरी के ट्रेलर से, जिसमें डॉरथी चेम्बर्स लीड रोल में है। स्टूडियो कीवर्थ अब खत्म होने के कगार पर खड़ी है और रीड्रीम नाम की कंपनी एक रीबूट का आइडिया प्रपोज करती है, जिसमें नए स्टार को वीआर में ओरिजिनल फिल्म में डाला जाएगा। ब्रांडी एक फेमस ब्लैक एक्ट्रेस बोर्ड हो चुकी है स्टीरियोटाइप रोल्स कर करके। उसे होटल रेवरी रिबूट मिलता है और वो इंसिस्ट करती है कि मेल लीड यानी एलेक्स का रोल वही करेगी। जूडिथ कीवर्थ को ये आइडिया अजीब लगता है, पर किमी रीड्रीम की एम्प्लॉय कहती है कि ये एक मॉडर्न ट्विस्ट होगा। पहले दिन पर ब्रांडी बेसमेंट सेट पे आती है, जहां पूरी वर्चुअल रियलिटी बनाई गई है। ब्रांडी वीआर वर्ल्ड में चली जाती है, पर सब स्मूथली नहीं चलता। वो पियानो सीन पे लड़खड़ाने लगती है और एआई क्लारा को गलती से डॉरथी कह के बुला लेती है, जो उसके अंदर एक डेजा वू जैसा इफेक्ट जगा देता है, क्योंकि असली डॉरथी ने क्लारा का कैरेक्टर अपने रियल लाइफ पे बेस किया था। वीआर वर्ल्ड में टाइम फास्ट चलने लगती है और ब्रांडी क्लारा को समझाती है कि ये सब वर्चुअल है। फिर क्लारा एस्केप प्लान बनाती है और फ्रिंज एरिया में फंस जाती है, जहां डॉरथी की यादें उसे दिखाई देती है। उसका सीक्रेट लव, फोर्स्ड रोमांस और सुसाइड के बारे में भी उसके एआई वर्जन को पता चल जाता है। क्लारा होटल रेवरी वापस आती है और ब्रांडी के साथ उसका रोमांस भी डेवलप होता है। फिल्म में महीने बीत जाते हैं और जब रीड्रीम सिस्टम वापस ऑनलाइन लाता है, वो क्लारा की मेमोरी इरेज करने लगते हैं। ब्रांडी उन्हें रोकना चाहती है, पर इन सब में लेट हो जाता है। स्टोरी को फिक्स करने के लिए प्लॉट ट्विस्ट लिखा जाता है और क्लारा अपने स्क्रिप्टेड हस्बैंड को गोली मार देती है। ब्रांडी अपने ऊपर ब्लेम लेना चाहती है, पर क्लारा पुलिस वाले को गोली मारकर सब कुछ खत्म करती है और खुद भी गोली खा के मर जाती है। क्रेडिट्स रोल होने के लिए किमी ब्रांडी से लास्ट लाइन बोलने को कहती है। ब्रांडी फाइनली वो लाइन कह डालती है और रियल वर्ल्ड वापस आ जाती है, लेकिन अंत पे होटल रेवरी रिबूट का ट्रेलर रिलीज होता है। किमी ब्रांडी को डॉरथी के ऑडिशन का एआई क्लिप गिफ्ट करती है। ब्रांडी उसे कॉल करती है और डॉरथी खुश हो जाती है जब फेक फोन पे किसी की आवाज सुनाई देती है। पर इस एपिसोड का हिडन मीनिंग ये है कि हमें सच्चाई को एक्सेप्ट करके मूव ऑन करते रहना चाहिए। किसी पास्ट मेमोरी को जकड़ के जीने का कोई मतलब नहीं होता। एपिसोड 4 स्टार्ट होता है जब कैमरन वॉकर बियर चुराने की कोशिश करता है और पुलिस वालों को बुलाया जाता है। जब वो उसका आईडी स्कैन करते हैं तो पता चलता है कि वो 90s के एक अनरिजॉल्व मर्डर केस का सस्पेक्ट है। पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं और पता चलता है कि उसके घर में हर जगह कंप्यूटर्स और सर्वर्स लगे हैं। पुलिस वाले बस इतना जानना चाहते हैं कि उसने 1994 में किसे मारा था और क्यों। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक ऑकवर्ड नर्डी कैमरन को, जो वीडियो गेम रिव्यूज लिखता था, गेम डेवलपर कॉलिन रिटमैन, जो बैंडरस्नैच मूवी में भी था बाय द वे, उसे इनवाइट करता है टकरसॉफ्ट में एक सीक्रेट प्रोजेक्ट थ्रॉन्गलेट नाम का गेम रिव्यू करने। कॉलिन बताता है कि गेम तो सिर्फ कवर है, उसका असली प्रोजेक्ट है एक डिजिटल स्पीसीज या जानवर क्रिएट करना जो कॉन्शियस हो। जब कॉलिन दवाई लेने जाता है, कैमरन उसका ओरिजिनल कोड चुरा लेता है। कैमरन घर जाके एक थ्रॉन्गलेट हैच करता है और वो जल्दी एक पूरी डिजिटल स्पीसीज में बदल जाता है। कैमरन कहता है कि वही उसके असली दोस्त जैसे बन गए थे। एक दिन लंप नाम का ड्रग डीलर उसके घर आता है और दोनों एसिड ट्रिप करते हैं। ट्रिपिंग के दौरान कैमरन थ्रॉन्ग की लैंग्वेज समझने लगता है। फिर वो हफ्ते निकाल देता है उनसे बात करते हुए। लंप फिर से आता है, पर कैमरन ऑफिस चला जाता है प्रीव्यू कंप्लीट करने। वो हाई होता है और कुछ लिख नहीं पाता। तभी कॉलिन गेम के रिलीज को कैंसिल कर देता है। कैमरन घर भागता है और देखता है कि लंप थ्रॉन्ग्स के साथ खेल रहा है और उन्हें मार रहा है। गुस्से में कैमरन उसे मार देता है, उसका बॉडी काट के जंगल में छुपा देता है। प्रेजेंट टाइमलाइन में कैमरन कहता है कि वो थ्रॉन्ग का प्रोटेक्टर है और उसने अपने ब्रेन में चिप लगवा लिया है, एकदम मैट्रिक्स फिल्म जैसे, जिससे वो उनसे मर्ज हो गया है। पुलिस वालों को सिर्फ लंप का असली नाम चाहिए, पर कैमरन पेन और पेपर मांगता है। फिर वो एक कोड ड्रॉ करता है और कैमरा को दिखाता है। जेल का सिस्टम उसे स्कैन कर लेता है और कैमरन को बताता है कि अब थ्रॉन्ग हर कनेक्टेड डिवाइस पर कंट्रोल ले लेंगे। वो एक सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे जो इंसानी दिमाग को भी चेंज कर देंगे, जैसे उसका फियर और एंगर उन्होंने फिक्स किया था। डिटेक्टिव कीनो उसे मारना शुरू करता है। मिंटर हेल्प लाने जाती है, तभी एक डिजिटल आवाज सुनाई देता है और सब लोग बेहोश हो जाते हैं, पूरे दुनिया भर के लोग। कैमरन कहता है यही एवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप है और कीनो का नई दुनिया में स्वागत करता है।
एपिसोड 5 फोकस करता है फिलिप कॉनथी पे, एक लोनली इंसान जो पहले अल्कोहलिक था। एक दिन उसे कॉल आता है कि उसकी एक्स कैरल हार्टमन की मौत हो गई है और उसकी बेटी केली चाहती है कि फिलिप अपनी यादें उनके साथ शेयर करे एक इमर्सिव फ्यूनरल यूलॉजी के लिए। उसे एक डिस्क मिलती है जिसमें एक एआई गाइड है जो उसकी मेमोरीज क्यूरेट करेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है फिलिप को कैरल का चेहरा याद ही नहीं आ रहा। गाइड उससे कुछ फोटोज मांगता है ताकि उसकी मेमोरी ट्रिगर हो। जब फोटोज सामने आते हैं तो क्लियर होता है कि उनका ब्रेकअप काफी खराब था। फिलिप अल्कोहलिक बन गया था और रिकवर होने में उसे 15 साल लग गए। गाइड के एनालिसिस से पता चलता है कि फिलिप भी परफेक्ट बॉयफ्रेंड नहीं था। एक हैलोवीन पार्टी की फोटो में कैरल एक बीटल जूस कॉस्ट्यूम वाले बंदे के साथ दिख रही थी। वहां फिलिप गुस्से में अपनी कोवर्कर एमा के साथ फ्लर्ट करते हुए दिखाई देता है और उसके बाद उनकी फाइट हो गई। फिलिप कहता है कि कैरल ने फिलहार्मोनी का ऑडिशन फेल किया पर वेस्ट एंड फैंटम ऑफ द ओपेरा में चेलो बजाने लगी। उसके लंदन जाने से पहले फिलिप को दुख हुआ था। एक और फोटो में एमा ड्रंक फिलिप की फोटो ले रही थी। इसी मोमेंट पे कैरल का कॉल आता है और एमा कॉल उठाती है। साथ ही ये भी रिवील होता है कि फिलिप ने उस रात एमा के साथ चीट किया और ब्लेम कैरल पे डाला। दोनों के बीच काफी खतरनाक फोन फाइट होती है। अगली फोटो एक लंदन रेस्टोरेंट की होती है। एनहांस करने पे पता चलता है कि फिलिप ने एमा को प्रपोज करने का प्लान बनाया था, पर जब प्रपोज करता है कैरल फ्रीज हो जाती है। फिलिप पैनिक करता है, सीन क्रिएट करता है और कैरल वहां से भाग जाती है। एआई गाइड जो अब इरिटेट हो चुकी है उसे कन्फ्रंट करती है। फिर वो रिवील करती है कि वो एक्चुअली केली यानी एमा की बेटी की एआई है और वो सच जानती है। कैरल प्रेग्नेंट थी क्योंकि फिलिप से हर्ट होकर उसने ब्रायन के साथ वन नाइट स्टैंड किया था। ब्रायन सिर्फ 2-3 बार ही केली से मिला था। फिलिप गिल्टी फील करता है पर गुस्सा भी होता है कि कैरल ने उसे कभी कांटेक्ट क्यों नहीं किया और तभी उसे एक अनडेवलप्ड फोटो मिलती है। फिलिप उसे एनहांस करता देखता है कि दारू पी के फिलिप ने स्वीट पे तोड़फोड़ किया था और उसी के बीच कैरल का एक लेटर पड़ा हुआ था। दोनों मिलकर फाइनली वो लेटर ढूंढ लेते हैं। सब कुछ सच जान लेने के बाद और गलतफहमी दूर होने के बाद फिलिप एक टेप बजाता है जिसमें कैरल का बजाया हुआ गाना है जो उसने सिर्फ फिलिप के लिए बनाया था। वो म्यूजिक उसकी यादों को जगा देता है। फ्यूनरल में फिलिप केली को चेलो बजाते हुए देखता है और वो वही पीस बजा रही होती है। केली उसे देख के स्माइल करती है। जब एपिसोड एंड होता है तब एक मेमोरी में फिलिप फाइनली कैरल का चेहरा क्लियरली देख पाता है। वो मुस्कुराती है और उससे देख के फिलिप भी खुश हो जाता है। ये एपिसोड काफी पॉजिटिव था क्योंकि ये दिखाता है कैसे टेक्नोलॉजी हमें हमारी गलत फहमियों से दूर भी कर सकती है। एपिसोड 6 की कहानी 4 हफ्ते बाद शुरू होती है यूएसएस कैलिस्टर के इवेंट्स की। क्लोन ननेट को एक खौफनाक नाइटमेयर आता है जिसमें क्लोन रॉबर्ट डेली उसे कंट्रोल कर रहा होता है। अब ह्यूमन प्लेयर से क्रेडिट्स चुराना उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी हो गया था। कैलिस्टर इंक ने इन्फिनिटी गेम में सब कुछ मोनेटाइज कर दिया है और अब यूएसएस कैलिस्टर क्रू को शिप चलाने के लिए फ्यूल तक अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। गेम एफपीएस है और अगर कोई ह्यूमन प्लेयर क्लोन्स को मार दे तो वो सच में मारे जा सकते हैं। ये टेंशन भरे एटमॉस्फेयर में क्रू को समझ नहीं आ रहा कि उन्हें कितना और सरवाइव करना है। ननेट ऑप्टिमिस्टिक रहने की कोशिश करती है लेकिन पैकर को लगता है कि झूठ ना बोल के सच्चाई बतानी चाहिए। रियल वर्ल्ड में असली ननेट घबराई हुई है। उसे लगता है कि कोई उसे रॉबर्ट की मौत के लिए ब्लेम जरूर करेगा। कबीर को एनोनिमस बैंडिट्स के कंप्लेंट्स मिल रहे हैं जो क्रेडिट्स चुरा रहे हैं और वो अपने बॉस वॉल्टन को अलर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वॉल्टन इग्नोर कर देता है और फ्रस्ट्रेटेड होकर कबीर क्विट कर देता है। पैकर भी अपसेट है क्योंकि वॉल्टन सिर्फ उसे कॉफी ऑर्डर देने वाला इंटर्न के रूप में ट्रीट करता है, लेकिन वॉल्टन फंस जाता है जब क्रिस एक एनवाईटी जर्नलिस्ट इंटरव्यू के लिए आता है। लेकिन ये एक ट्रैप होता है क्योंकि क्रिस एनोनिमस बैंडिट्स के बारे में उससे सवाल पूछता है। उसके पास फुटेज है जो डेली के बैन डीएनए क्लोनिंग बॉक्स को भी दिखाता है। वॉल्टन सब कुछ डिनाई कर देता है और क्रिस को निकाल देता है। फिर ननेट पैनिक में आकर समझ जाती है कि ये सब क्लोनिंग, डेली का डीएनए कलेक्शन और एनोनिमस बैंडिट्स के बीच एक कनेक्शन है। रियल वर्ल्ड में जब पिक्सी नाम की गेमर अपनी क्रेडिट स्टोरी की बॉडी का फुटेज शेयर करती है जो ननेट देख लेती है, उसे सब कुछ समझ आ जाता है और वो वॉल्टन को बताती है कि डेली का क्लोनिंग बॉक्स कैसे काम करता है। उसे लगता है कि वो डेली का कंप्यूटर इस्तेमाल करके क्लोन्स को रीलोकेट कर सकती है और वो अब वॉल्टन के पास है। इधर क्लोन ननेट को खुद के टीम को बचाने का एक आइडिया मिलता है कि वो गेम के सोर्स कोड से अपना प्राइवेट यूनिवर्स बना सकते हैं, लेकिन इसको एक्सेस करने के लिए उन्हें डेली या वॉल्टन की जरूरत है। कार्ल फिर से मदद करता है। जब वो वॉल्टन के कमरे के बारे में बताता है तो उन्हें पता चलता है कि क्लोन वॉल्टन ने रिस्पॉन कर लिया है। ह्यूमन ननेट समझ जाती है कि क्लोन्स अब डेली के क्रैश होने वाले प्लैनेट के पास है जहां पे क्लोन वॉल्टन ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया था।
गेम में क्लोन नैनेट और भी ज्यादा डिटरमाइंड हो जाती है अपने क्रू को बचाने के लिए, लेकिन क्लोन वॉल्टन वार्निंग देता है कि हार्ट ऑफ इन्फिनिटी के सोर्स कोड में कुछ और ही है। फ्लैशबैक में 12 साल पहले असली वॉल्टन और डेली की मुलाकात होती है। वॉल्टन डेली को मैनिपुलेट करता है ताकि उसका गेम कमर्शियल सक्सेस बन सके, और फिर डेली के डिजिटल क्लोन को क्रिएट करता है जो इन्फिनिटी गेम का इंजन बन जाता है। ये क्लोन डेली को वॉल्टन ने ही दिया था। नैनेट को ये समझ आ जाता है कि असली वॉल्टन कोई भी एक्सट्रीम स्टेप ले सकता है असली नैनेट को मारने के लिए। गेम में क्लोन नैनेट क्लोन डेली को कन्फ्रंट करने जाती है जो एक नए प्लैनेट पर काम कर रहा होता है। वो डरा सहमासा होता है, लेकिन उससे मिलके वो अपने काम को छुपाने की कोशिश करता है। आखिर में असली वॉल्टन क्लोन के रूम में जाता है और सभी लूटे गए प्लेयर्स को इनवाइट भेजकर वो सबको मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नैनेट कोड को रन करती है। पर जब डेली फिर से अपना तानाशाही वाला एटीट्यूड दिखाता है तो नैनेट उसे मार गिराती है और पूरा गेम डिलीट हो जाता है। फाइनली क्लोन्स अपनी नई रियलिटी में खो जाते हैं। क्लोन नैनेट इंसान नैनेट की बॉडी में आ पहुंचते हैं और सब रियलाइज करते हैं कि क्लोन सब नैनेट के दिमाग में डिजिटली आ पहुंचे। 3 महीने बाद वॉल्टन को अरेस्ट कर लिया जाता है। क्रिस को एक एनोनिमस सोर्स मिलता है जो डिजिटल ह्यूमन राइट्स अब्यूज और फ्रॉड के सबूत देता है, जो शायद नैनेट ने ही उसे दिया था। ये एपिसोड हमें दिखाता है कैसे कैपिटलिस्ट अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि जान लेने से भी वो नहीं हिचकिचाते, और फ्यूचर में शायद ये चीज और भी भारी मात्रा में हमें देखने को मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। ब्लैक मिरर के 7वें सीजन देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए वे साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।